नमस्ते। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 भूगोल विषय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की जनजातियाँ, और विश्व की जनजातियों में टॉपिक रहेगा हमारा गोंड जनजाति। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा है, हमने लेसन नंबर 2 विश्व की जनजातियाँ, इनमें एस्किमो, बुशमैन और भील, इन 3 जनजातियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति आपको बता दें, ये संसार की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है, खोंडा। और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी, अर्थात ये जो गोंड लोग हैं ये पहाड़ी और दुर्गम वन प्रदेशों के निवासी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इनके सामान्य परिचय से। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखिए, गोंड जनजाति विश्व व भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति से तात्पर्य यहाँ संख्या की दृष्टि से है। संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति और विश्व की सबसे बड़ी जनजाति भी गोंड है। भारत की जनजातियों में यदि हम बात करें तो 1 नंबर पर गोंड है, 2 नंबर पर संथाल है और 3 नंबर पर भील है, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। चलिए, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है, और खोंडा जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को, ये जो गोंड लोग हैं ये अपने आप को कोइटुर व कोल भी कहते हैं। ये अपने आप को कोइटुर व कोल भी कहते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। गोंड लोग जो थे प्राचीन राजाओं के वंशज थे। इन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला पर शासन किया था। जैसे हमने भीलों में पढ़ा था, भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इसी प्रकार ये जो गोंड लोग हैं ये भी प्राचीन राजाओं के वंशज थे, और इन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला नामक जो साम्राज्य ये हैं इन पर शासन किया था। आइए अब हम इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है, आइए अब हम इनके निवास क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। गोंड जनजाति भारत के मध्यवर्ती राज्यों जिनमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड तथा आसाम राज्यों में निवास करते हैं। तो इनको याद कैसे रखेंगे? ये हमारा जो मध्यवर्ती भारत है, आपको बता दें यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही एक नए राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पास में एक नए राज्य का निर्माण हुआ है, तेलंगाना। इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें उड़ीसा, और उड़ीसा के जस्ट पास में एक नए राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम है झारखंड। तो 3 तो नए राज्य जिनका गठन या निर्माण सन 2000 के बाद हुआ है, उनमें से छत्तीसगढ़ और झारखंड, और तेलंगाना जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो 3 राज्य तो ये नए वाले हैं। इनके अलावा 3 इनके पड़ोसी राज्य हैं।
और एक हमारा पूर्वोत्तर भारत का आसाम राज्य है। तो ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आप इस प्रकार से अच्छे से याद रख सकते हैं। या फिर हम मैप में यदि इसको देखें तो ये हमारा जो भारत है, इसको आप देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, इसके पास छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र से स्टार्ट करेंगे, इसके पास तेलंगाना है, यहाँ पर उड़ीसा देखेंगे, इसके तुरंत ऊपर झारखंड है, और एक हमारा आसाम है। तो इस प्रकार गोंड का जो निवास क्षेत्र है वो भारत के 7 राज्यों में है, और ये जो 7 राज्य हैं ये मध्यवर्ती भारत के राज्य हैं, यदि हम आसाम को छोड़ दें तो। फिर मध्यवर्ती भारत के जो राज्य हैं इनमें सतपुड़ा, ये लोग जो हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों, मैकाल पहाड़ियाँ, सोन, देवगढ़ उच्च भूमि और बस्तर का पठार व गढ़जात पहाड़ियों में रहते हैं। जैसा कि हमें पता है गोंड लोग पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। भीलों की तरह ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं। आइए अब हम इनके आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप ऐसी गतिविधियां जिनसे गोंड लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो गोंड जनजाति का मुख्य जो व्यवसाय है वो झूमिंग कृषि और आखेट है, यानी झूमिंग कृषि इनका सर्वप्रमुख व्यवसाय है। अब आपको पता है झूमिंग कृषि क्या होती है। झूमिंग कृषि में जंगलों को साफ करके और भूमि को समतल कर लिया जाता है और उस पर बीज छिटक दिए जाते हैं, और 2-3 वर्ष तक खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर जंगलों को साफ कर लिया जाता है। पेड़ पौधों को और घास फूस को साफ करके खेती की जाती है, यानी स्थान बदलकर की जाने वाली जो कृषि है उसको स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो गोंड लोग हैं ये मुख्य रूप से झूमिंग कृषि व आखेट और साथ ही वनोत्पाद संग्रह से तात्पर्य है वनों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, जैसे कंदमूल हैं, फल फूल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका संग्रह, उनको एकत्र करते हैं, पशुपालन करते हैं और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इनकी जो झूमिंग कृषि है वो 2 विधियों से की जाती है, अर्थात झूमिंग कृषि की 2 विधियां प्रचलित हैं। अब 2 विधियां कौन सी हैं आइए देखते हैं। चलिए इनकी झूमिंग कृषि की 2 विधियां पढ़ने से पहले आप एक बार कमेंट करके हमें ये बता दीजिए कि भील लोगों के द्वारा की जाने वाली जो झूमिंग कृषि थी उसको भी 2 अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते थे और मैदानी भागों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता था, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आइए अब इनकी देखते हैं। गोंड लोगों की जो झूमिंग कृषि की विधियां हैं उनमें पहली है दिप्पा कृषि। अब ये दिप्पा कृषि क्या होती है? ये भी एक प्रकार की झूमिंग कृषि है जिसमें झाड़ियों व घास फूस को जलाकर भूमि को समतल कर लिया जाता है और फिर कृषि की जाती है। यानी मैदानी भागों में झाड़ियों और घास फूस को जलाकर भूमि को समतल करके की जाने वाली जो कृषि है वो दिप्पा कृषि कहलाती है। इसी प्रकार दूसरी जो विधि है वो पेंडा कृषि है। पेंडा कृषि तो ये भी एक प्रकार की झूमिंग कृषि है। ये मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में मुख्यतः पेंडा कृषि कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, और पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाती है। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं और इन सीढ़ीदार खेतों में की जाने वाली जो कृषि है वो पेंडा कृषि कहलाती है। ये लोग खेतों में बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि देते हैं। यहाँ की ये सबसे अलग विशेषता है। जैसे ही ये बीज बो देते हैं उसके बाद देवी माता को और जंगल के जो अन्य देवता हैं उनको पशु बलि देते हैं। पशु बलि में क्या होता है?
पशु का वध किया जाता है और उसका भोग लगाया जाता है। आइए अब हम गोंडों के जो मुख्य वर्ग हैं उनकी बात करते हैं। गोंड जो लोग हैं इनके 4 मुख्य वर्ग हैं, जिनमें कुरुख, केवट, धीवर तथा रावत मुख्य हैं। ये इनके 4 वर्ग हैं। अब इनमें से कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के जो गोंड हैं ये मछुआ कर्म द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। मछुआ कर्म से तात्पर्य है मछली पालन से, मछली पालन या फिर मछली पकड़ना, मछली का आखेट करना, इन कार्यों में लगे होते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और जो रावत वर्ग के लोग हैं ये लोग पशुपालन करते हैं और पशुपालन से फिर दूध बेचते हैं, दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप गोंडों के 4 वर्गों को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम आखेट की बात करते हैं। आखेट, वर्तमान समय में आखेट का स्थान कृषि ने ले लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में आखेट पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब ये लोग आखेट से धीरे धीरे शिफ्ट होकर कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखेट का उतना महत्व अब नहीं रह गया है, उतना प्रचलन अब नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं भोजन के बारे में। गोंड लोगों का जो भोजन होता है उसमें क्या होता है। इनका मुख्य खाद्यान्न स्थानीय अनाज, स्थानीय स्तर पर यानी इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें कोदू व कुटकी नाम के स्थानीय अनाज होते हैं और यही इनके मुख्य खाद्यान्न होते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। जब उत्सव होते हैं या फिर त्यौहार विशेष होते हैं तो उन पर ये लोग चावल भी बनाते हैं। आप बता दीजिए कि भील लोग उत्सव विशेष पर जो चावल बनाते थे उन चावलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था। आप कमेंट करके बता दीजिए कि भीलों द्वारा इस उत्सव विशेष पर, अवसर विशेष पर बनाए जाने वाले चावल किस नाम से जाने जाते थे, ताकि ये भी पता चलता रहे कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में कितना सीख पा रहे हैं। बलि दिए गए जानवर का मांस भी खाते हैं। जैसे ये जब कृषि कार्य करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि खेतों में बीज बोने के बाद ये पशुओं की बलि देते हैं और बलि दिए गए जानवर का मांस भी ये लोग खाते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। हमने होमवर्क में एक क्वेश्चन पूछा था, भील जनजाति से संबंधित जो होमवर्क आपको मिला था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भील लोग महुआ से जो शराब बनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो महुआ से बनी शराब को भील लोग मावड़ी कहते हैं, मावड़ी। ये आपका आंसर है। चलिए अब इनके वस्त्र और आभूषणों की बात करते हैं। तो देखिए ये भील गोंड लोग जो हैं भारत के मध्यवर्ती भागों में रहते हैं और यहाँ पर ये लोग प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर जो है जलवायु जो थोड़ी उष्ण है। ये कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग चांदी और एल्युमिनियम के गहने पहनते हैं। यानी कपड़ों की यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र पहनते हैं और आभूषण में ये लोग चांदी और एल्युमिनियम से बने हुए आभूषण और गहने पहनते हैं। इनमें गोंडों में जो स्त्रियां होती हैं शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। अब ये गोदना क्या होता है आपने देखा होगा वर्तमान समय में, जो जिसे हम टैटू कहते हैं, तो उसे ही भीली भाषा में और गोंडी भाषा में या फिर जनजातीय भाषा में गोदना बोलते हैं। तो ये अपने शरीर पर टैटू बनवा लेती हैं जिसे गोदना गुदवाना कहा जाता है। आइए इनकी निवास गृह को देखते हैं। इनके निवास गृह कैसे होते हैं। ये लोग नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं जिन्हें टोला कहा जाता है। गोंडों के जो गांव होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, प्रकीर्ण गांव होते हैं, इन्हें टोला कहा जाता है।
और इनके जो घर होते हैं, इनके घर घास फूस व मिट्टी से बने होते हैं। सामान्यतः इनके जो घर होते हैं वो घास फूस से और मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। देखिए यहाँ पर इनके घरों में पूजा घर जरूर होता है, इसका मतलब ये लोग आस्तिक होते हैं और अपने देवताओं की पूजा करते हैं। इनके औजार और बर्तन बहुत साधारण होते हैं, जिनमें फावड़ा है, खुरपी है, दराती है, कुल्हाड़ी है और तीर प्रमुख होते हैं। और ये जो औजार होते हैं ये स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाने से तात्पर्य क्या है कि इनके आसपास के जो कारीगर हैं, जैसे लुहार होते हैं, वे इन बर्तनों का और औजारों का निर्माण करते हैं। आइए अब हम इनकी समाज और संस्कृति से संबंधित अध्ययन करते हैं। समाज व संस्कृति, जैसे हमने भीलों में और अन्य जातियों में समाज और संस्कृति के बारे में देखा था। जितनी भी जनजातियां हैं वो अधिकांशतः पितृसत्तात्मक होती हैं, जादू टोनों में विश्वास करने वाली होती हैं और आदिम जीवन यापन करने वाली होती हैं। इनमें सबसे बुजुर्ग पुरुष जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है और इनके गांव का जो मुखिया होता है, अब आप बता दीजिए कि इनके गांव को क्या कहते हैं? टोला। और टोला का जो मुखिया होता है उसे पटेल या मुखादम कहते हैं। पटेल या मुखादम कहते हैं। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि भीलों के जो पाल होते थे, पाल यानी बड़े गांव, उनके मुखिया को क्या कहा जाता था? अब आइए देखते हैं। गांव के जो चौकीदार होते हैं उन्हें कोतवार कहते हैं। हमारे वर्तमान समय में पुलिस डिपार्टमेंट में कोतवाल होते हैं। कोतवाली का जो इंचार्ज होता है उसे कोतवाल कहते हैं। गोंड समाज में गांव का जो चौकीदार होता था उसे कोतवार कहा जाता है। गांव के पुरोहित व पुजारी होते हैं जिन्हें देबारी कहते हैं। जैसे भील लोगों में भगत होते हैं, धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले लोग, इसी प्रकार इनके पुरोहित और पुजारी को देबारी कहा जाता है। और गोंडों के 4 प्रमुख वर्ग जिनका हम अध्ययन कर चुके थे, कुरुख, केवट, धीवर तथा रावत हैं, जिन्हें गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। ये जो 4 वर्ग हैं साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि सगा क्या है और गोंडों में प्रमुख सगा कौन कौन से हैं। तो इनके जो वर्ग हैं उन्हीं गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। गोंड लोग उत्सव व पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिस प्रकार से सभ्य समाज अपने उत्सव और पर्व और त्यौहार मनाता है, उसी प्रकार गोंड लोग भी अपने जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और पूर्णिमा की जो रात्रि होती है यानी जो चांदनी रात होती है, उसमें ये लोग खूब नाचते गाते हैं और इनमें पुरुष और महिला एक साथ नाचते हैं। अब देखिए, प्रधान गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। इनकी जो प्रमुख गायक जाति है जो गाने का कार्य करती है वो प्रधान जाति है। और ये जो जाति है, जैसे हमारे यहाँ पर चारण होते हैं, भाट होते हैं, जो वंशावलियों को गाकर सुनाते हैं, इतिहास को गाकर सुनाते हैं, इसी प्रकार गोंडों में प्रधान नामक जो जाति के लोग हैं वे गोंड समाज की मान्यताओं और इनके इतिहास को गाकर सुनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने पर गोंड लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया है। इनका जो जीवन यापन की जो विधियां हैं, वर्तमान समय में गोंड निवास क्षेत्रों में, यानी जो 7 राज्य जो हमने देखे हैं उनमें औद्योगिक विकास के कारण गोंड लोग भी
उन उद्योगों में, उन फैक्ट्रीज में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं, जिससे इनकी आमदनी बढ़ने लगी है। और इनमें व्याप्त कबाड़ी प्रथा होती है बंधुआ मजदूर, यानी जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार से ऋण ले लेता है तो साहूकार उस ऋणी को अपने चंगुल में इस प्रकार फंसा लेता है कि कभी भी उसके ऋण का चुकता नहीं हो पाता, और वो उससे बंधुआ मजदूरी करवाता है। बंधुआ मजदूरी से तात्पर्य यह है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियां साहूकार के पास गुलामों की भांति बिना वेतन के कार्य करती हैं। और इस प्रथा को गोंड समाज में कबाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रथा का वर्तमान समय में सरकार ने इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। अब इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है, गोंड लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है तथा सरकार ने इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। इस कारण सरकार की कई योजनाएं, कई सुविधाएं इनको मिलने लगी हैं। अर्थात अब इनका जो जीवन है वो सभ्य समाज के संपर्क में आने से काफ़ी सरल, सहज और सुगम होने लगा है। तो ये था हमारा विश्व की प्रमुख जातियों का अंतिम सेशन। साथियों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं आई हों, कोई दिक्कतें हों, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्याओं का भी समाधान कर दिया जाएगा। और शीघ्र ही हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट जो होंगे हमारे वो गूगल फॉर्म पर होंगे, जिसके स्कोर और रैंक आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलती रहें। और हाँ, एक बात अवश्य, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, ये जो रेड बटन आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसे अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखिए। मिलते हैं एक नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।